हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर चिवेश यादव। तो CRAB 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 47 की ओर। तो आज का टॉपिक है नेत्रगत रोगों की संख्या। ठीक है, जो शलाक्य तंत्र से इम्पोर्टेंट है। तो नेत्रगत रोगों की जो संख्या है और क्या क्या चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जो सुश्रुत संहिता है और विधिहीन है उनकी संख्या 76 बताए हैं। तो नेत्र रोगों की संख्या सुश्रुत ने और विदेह ने 76 बताए हैं। चरक व कराल ने 96 बताए हैं। चरक और कराल ने कितना बताया है? 96। योग रत्नाकर भाव प्रकाश माधव निदान ने 78 बताए हैं। तो योग रत्नाकर भाव प्रकाश व माधव निदान ने इनकी संख्या 78 बताए हैं। सारंगधर तथा वांगभट ने 94 बताए हैं नेत्र रोगों की संख्या। तो सारंगधर तथा वांगभट ने 94 बताए हैं और सत्यायिकी ने 86 बताए हैं। तो सत्यायिकी ने कितना बताया है? 86 बताए हैं। दोष भेद के अनुसार सुश्रुत का नेत्र रोगों का वर्गीकरण, तो जैसे कि वातज जो नेत्र रोग है उनकी संख्या 10 बताए गए हैं, जबकि पित्तज जो नेत्र रोग है वो कितने हैं? वो भी 10 है। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार। कफज नेत्र रोग की संख्या 13 बताया है सुश्रुत ने, जबकि रक्तज जो नेत्रगत रोग है वो 16 है। सन्निपातज नेत्र रोग की संख्या 25 बताया है सुश्रुत ने। तो सन्निपातज नेत्र रोग जो है वो 25 है। आगंतुज जो नेत्र रोग है वो 2 बताए हैं, जबकि कुल नेत्रगत रोगों की संख्या कितना है? 76 है सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, उत्तर तंत्र का प्रथम अध्याय 28 श्लोक में ये जो है वर्णन किया गया है। फिर अधिष्ठान अनुसार नेत्रगत रोग, तो अधिष्ठान के आधार पर वत्मगत रोगों की संख्या सुश्रुत ने 21 बताए हैं, जबकि वांगभट ने 24 बताए हैं। संधिगत रोगों की संख्या सुश्रुत ने 9 बताए हैं, जबकि वांगभट ने भी 9 बताए हैं। शुक्लगत रोगों की संख्या सुश्रुत ने 11 बताए हैं, वांगभट ने 13 बताया है। कृष्णगत रोगों की संख्या सुश्रुत ने 4 बताए हैं, जबकि वांगभट ने 5 बताए हैं। दृष्टिगत रोगों की संख्या सुश्रुत ने 12 बताए हैं, जबकि वांगभट ने 27 बताए हैं। सर्वगत रोगों की संख्या सुश्रुत ने 17 बताए हैं, जबकि वांगभट ने 16 बताए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार बाह्य जो रोग हैं वो सुश्रुत ने 2 बताए हैं, ठीक है, और वांगभट ने नहीं बताया है। तो इस प्रकार से सुश्रुत ने 76 रोग बताए हैं, जबकि वांगभट ने 94 नेत्रगत रोग बताए हैं। फिर चिकित्सा के अनुसार नेत्रगत, तो चिकित्सा के अनुसार नेत्रगत जो रोग हैं सुश्रुत ने बताए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। चिकित्सा अनुसार नेत्रगत रोग, तो जो छेद्य रोग है उनकी संख्या कितना बताया है? 11 बताया है। तो छेद्य रोग कितने हैं? 11 है। भेद्य रोग कितने हैं? तो 5 है। तो भेद्य रोग 5 है। लेख्य रोग जो है वो 9 बताया गया है। तो लेख्य रोग कितने हैं? 9 है। वेद्य रोग कितने हैं? तो वेद्य रोग 15 है। तो वेद्य रोग कितने हैं? 15 है। फिर अशस्त्रकृत रोग कितने हैं? तो 12 है। तो अशस्त्रकृत रोग है 12। याप्य जो रोग हैं वो 17 बताए गए हैं। तो याप्य रोग 17 है। असाध्य जो रोग है वो 7 है। तो असाध्य रोग कितने हैं? 7 है। फिर शस्त्र साध्य कितने हैं? तो 40 है। तो शस्त्र साध्य कितने हैं? 40 है, जो छेद्य भेद्य लेख्य वेद्य के अंतर्गत आते हैं। और असाध्य या याप्य जो है, ठीक है, साध्य याप्य व असाध्य की विषय हम बात करें तो साध्य 52 है, याप्य 7 है, और आपका असाध्य जो है वो 17 है। तो इस प्रकार से 76 होता है आपका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पीड़ दोष भेद के आधार पे नेत्र रोगों का वर्गीकरण, तो वातज जो नेत्र रोग है उनकी संख्या 10 बताए गए हैं, जिसमें से साध्य 5 है, याप्य 1 है और असाध्य 4 है। तो वातज जो नेत्र रोग है उनकी संख्या 10 है, साध्य 5, याप्य 1 और असाध्य 4। पित्तज जो नेत्रगत रोग है उनकी संख्या 10 बताए गए हैं, जिसमें से साध्य 6 है, याप्य 2 है और असाध्य भी 2 है। फिर कफज जो नेत्र रोग है उनकी संख्या 13 बताए गए हैं, ठीक है, जिसमें से साध्य 11 है, याप्य 1 है और असाध्य भी 1 है। फिर रक्तज जो नेत्र रोग है उनकी संख्या 16 बताए गए हैं, जिसमें से साध्य 11 है, याप्य 1 है और असाध्य 4 है। फिर है त्रिदोषज, तो त्रिदोषज जो नेत्र रोग है उनकी संख्या कितना बताया गया है? 25 बताया गया है, जिसमें से साध्य 19 है, याप्य 2 है और असाध्य 4 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर थोड़ा मॉडर्न एस्पेक्ट के आधार पर देख लेते हैं। तो कॉर्निया के जो लेयर है, ठीक है, कितने नंबर होते हैं? 6, ठीक है। रेटिना के कितने? 10th। और कंजक्टाइवा 3।
और टीयर फिल्म में कितने लेयर होते हैं, वो भी 3 होते हैं। फिर डायमीटर ऑफ आई बॉल, तो वर्टिकल जो डायमीटर होता है वो 23 mm का होता है, तो वर्टिकल डायमीटर 23 mm का, हॉरिजॉन्टल डायमीटर 23.5 mm का होता है, और एंटेरो पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो 24 mm का होता है। फिर पार्ट ऑफ आई बॉल के विषय में बात कर लेते हैं। तो इंटीरियर जो चैम्बर है, जो एक्वस ह्यूमर रहता है जिसमें, वो 0.25 ml का होता है। पोस्टीरियर जो चैम्बर होते हैं जिसमें एक्वस ह्यूमर रहता है उसमें 0.06 ml होता है। पोस्टीरियर सेगमेंट जो होते हैं, जो वाइट्रस ह्यूमरस होता है उसमें 4 ml होता है, और आई बॉल जो होता है उसमें 6.5 ml होता है। इसी प्रकार ऑर्बिट में 30 ml होता है। वेट ऑफ आई बॉल जो है वो 6 ग्राम बताया गया, तो वेट ऑफ आई बॉल कितना है, 6 ग्राम। फिर है रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आई बॉल, तो रिफ्रैक्टिव पावर जो है आई बॉल का होता है वो 16 डाइन का होता है, जबकि रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया जो है वो 45 डाइन का होता है। रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस जो है वो 15 डाइन का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया जो है वो 1.376 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो है 1.39 होता है। इसी प्रकार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्वस ह्यूमर जो है 1.33 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एंटीरियर जो सेगमेंट होते हैं वो क्या है, स्ट्रक्चर एंटीरियर टू लेंस। ठीक है, एंटीरियर सेगमेंट कहाँ से होता है, तो स्ट्रक्चर इंटीरियर टू लेंस, ये एंटीरियर सेगमेंट है। पोस्टीरियर सेगमेंट कौन सा है, तो स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू लेंस, ये पोस्टीरियर सेगमेंट है। इंटीरियर चैम्बर जो है वो स्पेस बिटवीन कॉर्निया और आइरस, वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर चैम्बर कहलाएगा। तो स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आइरस, ये इंटीरियर चैम्बर है। पोस्टीरियर चैम्बर कौन सा है, तो स्पेस बिटवीन आइरस एंड लेंस, वो क्या है, पोस्टीरियर चैम्बर है। ठीक है, फिर थोड़ा सा क्रियाकल्प के विषय में बात कर लेते हैं। तो क्रियाकल्प की जो संख्या है वो यहाँ पे सुश्रुत ने बताया है कि तर्पण पूट पाकश्च सेकाश्योतनंजने तत्र तत्रोपदिष्टानि तेसा व्यास निबाध में, यानी कि सुश्रुत ने 5 बताए हैं। ठीक है, क्रियाकल्प की संख्या कौन सा, तर्पण, पूटपाक, सेक, अश्योतन व अंजन। तो तर्पण, पूटपाक, सेक, अश्योतन व अंजन, ये 5 बताए हैं क्रियाकल्प की संख्या। प्रथम क्रियाकल्प के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने प्रथम क्रियाकल्प में तर्पण बताया, सारंगधर ने सेक बताया है तथा वांगभट ने अश्योतन बताया। तो ये प्रथम क्रियाकल्प है। पहले बात करते हैं तर्पण। तो तर्पण ने बोला है कि उड़द के आटे से 2 अंगुल चौड़ी व 2 अंगुल मोटी दीवार बनाकर इस नेत्र कक्ष में सुखोष्ण घृत भरकर नेत्र तर्पण कहलाता है। ठीक है, तो उड़द के आटे से 2 अंगुल चौड़ी व 2 अंगुल मोटी दीवार बनाकर इस नेत्र कक्ष में सुखोष्ण घृत भरना नेत्र तर्पण कहलाता है। इसकी जो मात्रा है वो क्या बताया गया, तो पक्ष में के डूब जाने तक इसकी मात्रा बताया गया है। तर्पण का जो काल है, तो तर्पण जो है पूर्वाह्न व अपराह्न में करते हैं। वात में 1 दिन के लिए, पित्त में 3 दिन के लिए और कफ में 5 दिन के लिए करते हैं। इसमें बात कर लेते हैं जैसे वत्मगत रोग। ठीक है, तो वत्मगत में 100 वाक मात्रा तक। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति में 500 वाक मात्रा तक, संधिगत में 300 वाक मात्रा तक, कफज में 600 वाक मात्रा तक, इसी प्रकार शुक्लगत में 500 वाक मात्रा तक, पित्तज में 800 वाक मात्रा तक, कृष्णगत में 700 वाक मात्रा तक, वातज में 1000 वाक मात्रा तक, दृष्टिगत में 800 से 1000 वाक मात्रा तक। फिर पूटपाक के विषय में बताया गया। तो पूटपाक में बोला गया है कि 2 बिल्ब पल प्रमाण व 1 गुणों यानी कि 4 पल जल पूटपाक विधि से पूटपाक रस प्राप्त कर तर्पण विधि से प्रयुक्त करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, पूटपाक कहलाएगा। इसका प्रयोग सुश्रुत ने कनीनक प्रदेश में बताया है, जबकि सारंगधर ने दृष्टि मध्य में डालना चाहिए ये बोला है। तो पूटपाक का प्रयोग सुश्रुत ने कनीनक प्रदेश में बताया है, जबकि सारंगधर ने दृष्टि मध्य में डालना चाहिए ये बोला है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर मात्रा काल बताया गया है। तो कफ में 1 दिन के लिए, पित्त में 2 दिन के लिए और वात में 3 दिन के लिए बताया गया। लेखन पूटपाक जो है वो 100 मात्रा तक बताया गया है, वाक मात्रा तक। अति स्निग्ध में स्नेहन पूटपाक 200 वाक मात्रा तक, अति रुक्ष नेत्र में, और रोपण पूटपाक जो है वो 300 वाक मात्रा तक दृष्टि बलार्थ, वात, पित्त व रक्तजन्य विकारों में। तो ये चीज़ याद रखना कि लेखन पूटपाक 100 वाक मात्रा तक, अति स्निग्ध में स्नेहन पूटपाक 200 वाक मात्रा तक अति रुक्ष नेत्र में, और रोपण पूटपाक 300 वाक मात्रा तक दृष्टि बलार्थ, वात, पित्त व रक्तजन्य विकारों में।
फिर परिषेक के विषय में बात करते हैं तो परिषेक धारण काल जो है पूर्णपाक से दुगना होता है। तो परिषेक का जो धारण काल है वो पूर्णपाक से दुगना होता है। नेक्स्ट है अश्योतन। तो अश्योतन में बताया गया कि नेत्र में 2 अंगुल ऊंचाई से शीतल जल की खुले नेत्र में उन्मिली तक्षण बूंद डालना अश्योतन कहलाता है। तो नेत्र में 2 अंगुल की ऊंचाई से शीतल जल की खुले नेत्रों में उन्मिली तक्षिणी बूंदे डालना अश्योतन कहलाता है। 4 सेक व अश्योतन है, ठीक है। अल्प रोगों में अश्योतन व वृद्ध रोगों में सेक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि लेखन जो है वो कफज नेत्र रोगों में 8 बूंद, ठीक है। स्नेहन जो है वो वातज नेत्र रोगों में 10 बूंद और रोपण जो है वो रक्त पित्तज नेत्र रोगों में 12 बूंद प्रयोग करते हैं। तो लेखन कफज नेत्र रोगों में 8 बूंद, स्नेहन वातज नेत्र रोगों में 10 बूंद, रोपण रक्त पित्तज नेत्र रोगों में 12 बूंद प्रयोग करते हैं। फिर बोला गया है सेक। तो समस्त नेत्र रोगों में दोषग्न द्रव्य की सूक्ष्म धारा 4 अंगुल दूरी से बंद नेत्र यानी कि मिलिताक्ष पर डालना, ये सेक कहलाता है, ठीक है। अब सेक के विषय में बताया गया है कि लेखन जो सेक है 3 प्रकार है, लेखन स्नेह रोपण। तो लेखन जो सेक है वो 300 कफज नेत्र रोगों में पूर्वाह्न में डालेंगे, स्नेहन 600 वातज नेत्र रोगों में अपराह्न में डालेंगे, रोपण 400 रक्त पित्तज नेत्र रोगों में मध्याह्न में डालते हैं। तो लेखन 300 कफज नेत्र रोगों में पूर्वाह्न में, स्नेहन 600 वातज नेत्र रोगों में अपराह्न में, रोपण 400 रक्त व पित्तज नेत्र रोगों में मध्याह्न में प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है अंजन। तो अंजन के विषय में बताया गया है कि कल्पना भेद से अंजन 3 प्रकार के होते हैं। तो कल्पना भेद से अंजन 3 प्रकार के होते हैं, ये सुश्रुत ने बताया, ठीक है। कौन सा गुटिका, रसक्रिया और चूर्णांजन। गुटिका जो है वो प्रबल शक्ति के लिए, रसक्रिया मध्यम शक्ति के लिए और चूर्णांजन जो है वो हीन शक्ति के लिए होता है। अंजन की मात्रा के विषय में बात करें तो लेखन, प्रसादन और रोपण, ये 3 बताया गया। लेखन जो है वो तीक्ष्ण मात्रा होती है 1 हरणुक के बराबर, ठीक है, गुटिका के लिए। और रस क्रिया के लिए 1 हरणुक बताया गया है। वह चूर्णांजन जो है वो 2 सलाखा के बराबर बताया है। प्रसादन हेतु मध्यम मात्रा, ठीक है, प्रबल शक्ति में गुटिका हेतु 1.5 हरणुक, रस क्रिया हेतु मध्यम शक्ति में 1.5 हरणुक और 3 सलाखा बताया गया है, हीन शक्ति में चूर्णांजन। फिर रोपण हेतु मृदु में गुटिका, प्रबल शक्ति हेतु 2 हरणुक, रस क्रिया हेतु 2 हरणुक और चूर्णांजन हीन शक्ति हेतु 4 सलाखा बताया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अंजन के विषय में बात करें, सुश्रुत ने अंजन पात्र में बताया कि मधुर अंजन जो है वो स्वर्ण पात्र में प्रयोग करते हैं, अम्ल अंजन रजत पात्र में प्रयोग करते हैं। तो मधुर अंजन स्वर्ण पात्र में, अम्ल अंजन रजत पात्र में, लवण अंजन जो है मेष श्रृंगी पात्र में प्रयोग करते हैं, कटु अंजन जो है वैदुर पात्र में प्रयोग करते हैं, तिक्त अंजन जो है वह काश्य पात्र में प्रयोग करते हैं, कसाय अंजन लौह व ताम्र पात्र में, शीत अंजन जो है नल आदि से बने पात्र में प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर अंजन सलाखा जो है वो 8 अंगुली लंबी होती है। तो अंजन सलाखा क्या है, 8 अंगुली लंबी होती है। तो यहाँ पे बताया है वक्त्र मुकुल आकार कलाय परिमंडल अष्ट अंगुल तनु मध्य सुकृत साधु निग्रह, ये सुश्रुत ने बताया। फिर अंजन सलाखा के विषय में बताया कि ताम्र लोह से निर्मित होते हैं। लेखन जो है वो कफज रोगों में प्रातःकाल प्रयोग करते हैं। उंगलियों का जो प्रयोग है रोपण के लिए करते हैं, पित्तज रोगों में सायंकाल। स्वर्ण रजत निर्मित प्रसादन वातज रोगों में रात्रि काल में, ठीक है। सलाखा के दोष सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 6 बताए हैं, जबकि वांग भट्ट ने सलाखा के दोष 8 बताए हैं। ये चीज़ याद रखना कि सुश्रुत ने 6 दोष बताए हैं, वांग भट्ट ने 8 दोष बताए हैं। श्रेष्ठ काल क्या है, श्रेष्ठ काल जो है सुश्रुत ने बताया है, ठीक है, अंजन का। तर्पण काल जो है वो पूर्वाह्न व अपराह्न में है। फिर सेक व श्योतन जो है वो पूर्वाह्न, मध्याह्न व सायंकाल में प्रयोग करते हैं। तो सेक व श्योतन का पूर्वाह्न, मध्याह्न व सायंकाल प्रयोग करते हैं। शिरोवस्ती का जो धारण काल है वो संध्या काल को बताया गया। तो शिरोवस्ती का धारण काल कौन सा है, संध्या काल बताया गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।